कि जो आपने बोला चुनाव लड़ने के बाद, उस पे मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी अपनी जो सोच है वो ये है, एक लाइन है कि दुनिया भरी पड़ी है सिकंदरों की राख से। सिर्फ सवाल उठाते रहना एक दूसरे के ऊपर कि वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इससे क्या मिलेगा आपको? मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो इस बात का सिर्फ विरोध करते हैं, उन्होंने सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पे क्या किया? आप इस लेवल के लोग तो बनिए कि आप अपनी बात रख पाइए जाके कहीं पे। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उस सपने के पीछे जो कभी पूरा नहीं होगा आपका। अगर पूरा होना हुआ होता तो आज इन लोगों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत ना होती। व्यूअर्स आदाब, हयात टाइम्स विज़न HTV से मैं हयात नकवी आपके सामने आज एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आप लोग जैसे देखते चले आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम, जिसमें से एक रूबरू हमारा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं। रूबरू जो प्रोग्राम हमारा था वो एक्चुअली उलमा हजरात के साथ मैं उसको करता हूँ, लेकिन हमने एक नया प्रोग्राम अभी शुरू किया है, फेस टू फेस विद। तो इस प्रोग्राम का आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड आपने देखा और बहुत अच्छे उसके व्यूज़ है, रिव्यूज़ भी हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि एक बार आप फर्स्ट एपिसोड फिर से देखिएगा, क्योंकि वो कुछ जो हर साल ईद के मौके पर जो चांद का मसला होता है, वो किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह से रोज़ेदार परेशान होते हैं, उस पर था। और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक कमेटी बनाई गई है, जैसा कि अभी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा। तो बहरहाल नाज़रीन व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत के साथ फेस टू फेस विद हाज़िर हूँ, जनाब वफ़ा अब्बास साहब के साथ, जो अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अंबर फाउंडेशन अपना वर्क कर रहा है इंसानियत के उसमें, एजुकेशन में और हेल्थ के कई इश्यूज़ पे। तो इसी सिलसिले में आज कुछ बात आपसे करनी थी। अभी कुछ दिनों पहले वफ़ा अब्बास साहब दिल्ली गए थे राजनाथ सिंह जी से मिलने से मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि उनके साथ एक प्रोग्राम किया जाए और जो बात हुई है वो आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो बातें हुई हैं वो व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं फेस टू फेस विद जनाब वफ़ा अब्बास साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम वफ़ा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हयात टाइम्स विज़न को मौका दिया और वक्त दिया बात करने का। और जैसा कि मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ आपको कि आप इंसानियत पर वर्क कर रहे हैं और एजुकेशन पर काफ़ी काफ़ी एजुकेशन पे आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं और उसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ पे भी आप वर्क कर रहे हैं। जी जी। तो आज मैं, क्योंकि ये 2025 है, तो 2024 में पहला सवाल तो ये आपसे करूँगा मैं कि 2024 में जो आपका विज़न था वो क्या था और आपने उसको कितना अचीव किया? देखिए 2024 में जो हमारा विज़न था, उसको बहुत लोगों ने प्योर पॉलिटिकल समझा। प्योर पॉलिटिकल कभी कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 सालों से जब से काम कर रहे हैं, तो हमारा मिशन सिर्फ एक रहा कि आप उसको पॉलिटिकल समझें या नॉन पॉलिटिकल समझें, बट मकसद उसका कोर है कि लोगों की हेल्प होनी चाहिए और वो ज़मीनी स्तर पे होनी चाहिए। तमाम लखनऊ के अंदर हम लोगों ने काफ़ी काम अंबर फाउंडेशन के थ्रू किए। जैसे 25,000 लोगों को चश्मे दिए गए, तो कम से कम वो संख्या जो थी वो 25,000 थी, वो 2-400 नहीं थी, वो 25,000 थी, वो बहुत बड़ी तादाद थी। और वो 25,000 लोग आज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कम से कम वो अंबर फाउंडेशन के चश्मे से शायद दुनिया को देख रहे हैं। लगभग 1800 से 2000 के बीच में तब से अब तक के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए गए उस, और इस सभी संख्या जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सभी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, शिया हैं, सुन्नी, सारे लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं किसी एक के लिए काम हुआ, क्योंकि मेरा विज़न हमेशा से ये रहा कि हमारा देश जो कि अनेकता में एकता का प्रतीक है, इतने तरह के लोग, इतनी सोच के लोग यहाँ रहते हैं, इतनी लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा भी काम अंबर फाउंडेशन का उसी पैटर्न पर होना चाहिए, सबके लिए बराबर से होना चाहिए। 2 काम ये रहे। फिर एक हम लोगों ने एजुकेशन पे काम शुरू किया। हमारी टीम ने गाइड सजेस्ट किया कि आप लोग बच्चों के लिए सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कराइए। तो एक इंडिया की बड़ी कोचिंग है ध्येय IAS, उसके साथ टाई अप करके हम लोगों ने 300 लड़कियों को पूरे यूपी से ढूंढा जाता है हर साल, ऐसे बच्चों को जो काबिल हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम लोग और उसमें से 300 बच्चियों को सिलेक्ट करके फिर ध्येय से उनको तैयारी कराई जाती है, टोटल फ्री है वो।
2023 वाले हमारे बैच से जिसका रिज़ल्ट पिछले साल आया था, उसमें से 13 बच्चे ऑफिसर बने थे। इस साल भी प्रीलिम्स हुआ है यूपी का, और प्रीलिम्स का जो डेटा हम लोगों ने एनालाइज़ किया है, तो फ़िलहाल तो ये है कि उसमें से 6 बच्चों ने बिहार का प्रीलिम्स निकाला है, 6 लड़कियों ने। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट यूपी का आएगा इस महीने, तो लगभग 50-60 के आसपास बच्चों को उसमें प्रीलिम्स में निकलना चाहिए फर्स्ट राउंड में। फिर अभी आगे और है, इंटरव्यू है, मेंस है, तो लेकिन अच्छा रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप लगातार जा रही है। तो ये सारा डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जो व्यूवर्स हैं उनको ये महसूस होना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिकल और सिर्फ बातें और सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है। क्योंकि मेरा खुद का मकसद है कि हम अगर कुछ डिलीवर नहीं कर सकते सोसाइटी को, तो हमें कोई मतलब नहीं सोशल लाइफ में रहने का, कि हम सोशल लाइफ में भी हैं, फेसबुक पे लगे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है हम फेसबुक पे दिखें या ना दिखें, लेकिन काम ज़रूर होना चाहिए, और वही एक मकसद था और वही चल रहा है आज भी। अब आपका ये 2025 स्टार्ट हो गया है, तो 2025 में आपका क्या विज़न है और इसको किस तरह से आप देखिए, हम लोगों ने महसूस किया है पिछले कुछ सालों में कि हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ड्यू टू फाइनेंस बहुत लोग काफ़ी परेशानियों से गुज़र रहे हैं। तो इन दोनों सेक्टर में ही हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इन दोनों सेक्टर में ही काम करने का फ़िलहाल प्लान है हमारा। जो हमारी पिछली स्कीम्स थी, जैसे स्कॉलरशिप थी, कलेक्टर बिटिया, वो सारा चल रहा है। अगले साल के लिए 2025 जो अभी शुरू हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले साल पुरानी स्कीम्स को तो कंटिन्यू करें ही करें, उसके अलावा हम लोग नीट और JEE के लिए भी कुछ फ्री कोचिंग्स का अरेंजमेंट करें, ऐसे बच्चों के लिए जो काबिल हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उस एग्ज़ाम को शायद क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या वो नंबर नहीं ला पा रहे हैं जहाँ पर उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले। क्योंकि आप महसूस करिए कि कोई लड़का या लड़की अगर एक नॉर्मल क्लास फैमिली से है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है या गरीब फैमिली से है, तो वो फिर बहुत महंगे कॉलेजेस की 50 लाख 1 करोड़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। इसके लिए उसको नंबर हमेशा टॉप एंड वाले चाहिए। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो हम ऐसे बच्चों को ढूंढेंगे। आपके कोई व्यूवर्स के भी पास ऐसे नंबर्स हो, हमसे शेयर करिए। नेक्स्ट ईयर में हम ऐसे कुछ बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, कम से कम 100-200 बच्चों के लिए कोचिंग्स का प्रोविज़न करें। मैं भी दिल्ली गया था, तो हमारे जो सांसद हैं उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे 2-3 मुद्दों पे गाइडेंस ली और उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को एडवाइस भी किया। एक हम लोग मेडिकल में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। मैं डिटेल तो अभी आपको नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों ने जून-जुलाई से उस काम को शुरू किया, तो एवरी ईयर हम लोग करीब 40,000 लखनऊ के लोगों को और स्पेशली गरीब क्लास के लोगों को उसके थ्रू फ़ायदा पहुँचाएँगे। 40,000 लोग हर साल जुड़ेंगे और अगले 3-4 सालों में हम लोग 1.5-2 लाख लोगों को जोड़ेंगे, यानी उनकी फैमिलीज़ को जोड़ेंगे और उसको अंबर फाउंडेशन की स्कीम्स तो देंगे ही, प्लस एक हमारी टीम और चलेगी साथ में जो उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए भी काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी। वह भाई एक सवाल है, क्योंकि मैं फील्ड में भी देखता हूँ, सब कुछ लोगों से बातचीत होती है, तो लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई ये कहाँ से कर रहे हैं। तो अभी मैं और आपकी वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, सब बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी सबसे पहला एक लोगों का सवाल ये है, और डायरेक्ट मुझसे भी कहते हैं लोग कि अगर आप कभी बातचीत हो तो आप उनसे बात कीजिए, उनका सोर्स क्या है करने का, मतलब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब नॉर्मल बात है, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कैसे कर सकते हैं। भाई मैं ये जानता हूँ कि जो नहीं कुछ कर सकता तो इस तरह के क्वेश्चंस वो अपने रेज करता रहता है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक सवाल था, तो मैं आपके सामने वो रखा। देखिए, आपका सवाल बहुत जायज़ भी है और लोगों को पता भी होना चाहिए, और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, कुछ ने जिनको पता चला उन्होंने पूछना छोड़ दिया। तो सबका अपना अपना वर्जन होता है। सबसे पहला तो ये एक लोगों के दिमाग में है कि कोई कैसे कर सकता है अपने पास से, क्योंकि किसी ने किया नहीं है, तो इसलिए लोगों को भरोसा भी नहीं होता कोई कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, जब आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे खर्चे हैं जिनको आप कट डाउन कर सकते हैं किसी बड़े मिशन को पाने के लिए। क्योंकि जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उन नंबर्स को अगर आप किसी काम को खुद इंटरेस्ट लेके करें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करें, आप खुद का इंटरेस्ट हो, आप अपनी टीम को छोटा रखें, ज़्यादा आउटपुट लें, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। वो कई बार इतनी कम हो जाती है कि उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा काम हो गया। तो सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी आदमी जो आपके व्यूअर्स से काम करना चाहते हैं, तो वो किसी भी काम को करने से पहले खुद उसका इंटरेस्ट लें उस काम के अंदर, उसको समझें कैसे कर सकते हैं, कैसे वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे कम पैसे में वो रूट लेवल तक पहुंच सकते हैं और लोगों को मदद मुहैया करा सकते हैं। दूसरा कि जिन स्कूल्स, जिन कॉलेजेस और
जिन मेडिकल कैंप्स के लिए हम लोगों से जुड़ते हैं या जिनसे परचेज़ करते हैं, उनको भी हम लोग इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि देखिए ये एक प्योर सोशल कॉज़ है और इस सोशल कॉज़ के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो रही है और आपका माल तो बिक ही रहा है। तो वो लोग भी काफ़ी कॉस्ट कम करते हैं हम लोगों को और काफ़ी बहुत ही कम पैसे में मतलब प्रोवाइड कराते हैं चीज़ों को। जिन स्कूल्स हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि हम जो स्कॉलरशिप आपको दे रहे हैं उसमें आप अपनी तरफ से भी क्या शेयर कर सकते हैं। तो एक ये सोसाइटी का पूरा सर्किल है जिसको हम लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करी है और मैंने महसूस किया कि अगर आपका मिशन अच्छा होगा, आप कुछ करके दिखाते हैं, आप रिजल्ट दे सकते हैं, तो लोग ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। फिर फाइनेंस की कोई वैल्यू नहीं, फाइनेंस बहुत पीछे हो जाता है। लोग खुद सामने आते हैं, खुद करना चाहते हैं। लोग अपने श्रमदान, एक वर्ड सुना होगा आपने, लोग श्रमदान के तौर पे आते हैं। हम लोग के साथ जब भी हम लोग कोई बड़ा कैंपेन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे साथ कम से कम 200-300-400 जो हमारे साथी हैं, वॉलंटियर हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के खुद अपनी तरफ से आके हमारे साथ जुड़ते हैं। कई हफ्ते उस पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। प्रोजेक्ट पूरा होता है तो उनको भी बहुत खुशी होती है। तो पैसा, बार बार ये सोचना कि पैसा कोई दे रहा है, कहीं से आ रहा है, ये मेरे ख्याल से लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि आप खुद भी अगर कोई बड़ा मिशन ठानेंगे और जब रिज़ल्ट देंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप रिज़ल्ट नहीं देंगे और सिर्फ पैसे की डिमांड करेंगे तो आप, या हम कोई भी होगा उसी कैटेगरी में जाएगा जो नेगेटिव कैटेगरी होती है। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट दे रहे हैं तो आपका साथ देने के लिए बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपके लिए पैसा भी खर्च करेंगे, जो आपके लिए समय भी खर्च करेंगे और आपके थ्रू वो कुछ बड़ा सोसाइटी में चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का वेलकम हमेशा से है। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। ऐसे लोग आगे आएँ, मिलजुल के काम करें, अकेले करें, मेरी जहाँ ज़रूरत हो मुझे शामिल करें, जहाँ मेरे साथ जुड़ना हो मेरे साथ जुड़े। तो हम लोग हमेशा ओपन है सबके लिए। बिल्कुल सही है वह भाई। जाहिर सी बात, जब अगर हमें कुछ करना है तो हम करके दिखाएं तो ही इसको बिल्कुल होगा, वरना सिर्फ बातें तो इस तरह से होती, सिर्फ बातें ही होती रहती हैं। क्योंकि एक बड़ा सवाल था लोगों के जहन में और लोग, तो मैंने चाहा कि वो व्यूअर्स तक ये सवाल का जवाब आप ही से, क्योंकि दूसरों से क्यों लोग डायरेक्ट आप ही से ले लिया जाए फेस टू फेस विद में। तो एक भाई, आप वाकई समाज के लिए, और समाज में सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, जिस तरह से आप हर तबके के लिए कर रहे हैं, कोई कास्ट फीलिंग नहीं है, किसी तरह का नहीं है। और हेल्थ से और एजुकेशन से और समाजी और बहुत से काम है उसमें आप काम कर रहे हैं। और कुछ धरोहर आप दें, ये जो हमारे पुराने इनको हम क्या कहेंगे, जो बिल्डिंग्स हैं, तो इनको बचाने के लिए भी मैंने सुना था भी आपका कुछ, कि उस पर भी आप कुछ अपना वर्क कर रहे हैं। देखिए वो क्या है? हम लोगों ने मसलन जैसे छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, शाह नजफ है, या इस पर किस तरह का? देखिए हम लोगों ने, जो हमारे सांसद हैं लखनऊ के, मंत्री राजनाथ सिंह साहब, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर लखनऊ की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो आर्कियोलॉजी के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्कियोलॉजी किसी एक कंट्री या किसी एक तबके या किसी एक सोसाइटी की जायदाद नहीं होती है, वो पूरे देश की जायदाद होती है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूँ आपको। मिस्र का नाम सुना होगा आपने। मिस्र में एक जगह है, उसका नाम है अबू सिम्बल, आप सर्च करिएगा, अबू सिम्बल है। अबू सिम्बल में 4000 साल पुराना एक मंदिर था, रामसेस II, एक किंग था वहाँ का, फिरौन या फ़ैरो कहते थे उसको इंग्लिश में, उसका मंदिर था। और फिर वहाँ पे उन्होंने एक डैम बनाया, आसवान सिटी है वहाँ पर, उन्होंने एक डैम बनाया बहुत बड़ा। और वो डैम की वजह से लेक बनी सूडान से और मिस्र के बीच में एक लेक बनी 500 किलोमीटर लंबी, वर्ल्ड की बिगेस्ट मैन मेड लेक है वो। बट जब वो लेक बनी, जब डैम बनता है तो आपने देखा होगा कि पानी ऊपर चढ़ता है, गाँव देहात डूबते हैं, शहर खाली कराए जाते हैं। वहाँ भी सेम हुआ। वो 4500 साल पुराना मंदिर वो डूब रहा था, यानी कि डैमेज हो रहा था, और ज़मीन, पानी उसके करीब 200 फीट ऊपर आ रहा था। अब उस गवर्नमेंट ने सोचा कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, यानी मिस्र की थी, बट उन्होंने कहा, उन्होंने यूनेस्को से अपील करी कि साहब ये प्रॉपर्टी तो देखा जाए तो मिस्र की है, बट क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की प्रॉपर्टी है, पूरी ह्यूमैनिटी की है, ह्यूमन काइंड की है, तो ये जिम्मेदारी यूनेस्को भी ले और पूरा वर्ल्ड ले, क्योंकि इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते, गरीब कंट्री है, वो भी हमारे जैसा ही है, कि हम उस पूरे मंदिर को शिफ्ट करके ऊपर लाएं। तो उसमें इंडिया ने, मुझे नाम सुन के बहुत अच्छा लगा, इंडिया ने उस समय फंड किया उसको, ये 65 की बात है। इंडिया ने पैसा दिया, जापान ने दिया, रशिया ने, चाइना ने, कनाडा ने, नॉर्वे ने, बहुत सारी कंट्रीज ने दिया। इंडिया ने भी पैसा, इंडिया का नाम बकायदा वहाँ पे, इंडिया ने थ्रू यूनेस्को उसकी हेल्प करी। और आप यकीन मानिए वो पूरा मंदिर, मतलब वो कई हज़ार कई लाख टन का पत्थर काट के पूरा मंदिर सेम ज़मीन से 200 फीट 300 फीट ऊपर फिर से बनाया गया। यानी कि उसी तर्ज पे मैंने सोचा
कि ये जो लखनऊ के इमामबाड़े हैं, छोटा हो बड़ा हो, या गारवाली करबला है या कासबैन की दरगाह है, ये पूरे ह्यूमन काइंड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया राजनाथ सिंह साहब से कि साहब इसके लिए, क्योंकि बिल्डिंग डिमोलिश हो रही हैं, गिर रही हैं, तमाम प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कम से कम आवाज़ उठाई जाए, उनके थ्रू बात रखी जाए। तो उन्होंने मुझसे वादा किया, और शायद उन्होंने टूरिज़्म मिनिस्टर को कुछ जगहों के सुंदरीकरण के लिए, जहाँ तक मुझे पता चला, शायद डाटा उन्होंने लिखा है, कॉपी मेरे पास अभी नहीं, मैं आएगी तो शेयर करूँगा आपसे। और बाकी जगहों के लिए उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को लिखने के लिए मुझसे कहा था कि मैं लिखूँगा, और आर्कियोलॉजी के थ्रू उस काम को बेहतर तरीके से कराया जाएगा। हाँ भाई, एक चीज़ और अभी सामने आई, जैसे हमने देखा और लोगों से सुना भी, और आपके ही अंबर फाउंडेशन की तरफ से एक कुछ ऐसा बात हो रही है कब्रिस्तान को लेकर के, कि जाहिर सी बात है कि कब्रिस्तान ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और तो उसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि ऐसी जगह हो। कुछ ऐसे कब्रिस्तान हैं जहाँ पर 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए भी देने पड़ रहे हैं लोगों को। तो इस तरीके से आप राजनाथ सिंह जी के पास गए थे, उनके पास आपने जाकर शायद बात की, तो क्या कुछ कब्रिस्तान के मुद्दे पर या कुछ ऐसी ज़मीन वो अलॉट करें गवर्नमेंट की तरफ से हो, या किस तरह, इस पर क्या बात हुई, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स देखिए, को। ज़मानत अली साहब ने मुझे एक आइडिया दिया, और लोगों से, कई लोगों ने ये बात रखी आके, कि कब्र कई बार बहुत खर्च आता है लोगों का, किसी की डेथ हो जाती है और फाइनेंशियली फैमिली में प्रॉब्लम है, तो काफ़ी खर्च आता है, और शायद कुछ लोग नहीं उठा पाते। और दूसरा था कि लैंड की कमी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आबादी बढ़ रही है और ज़मीनें कम हो रही हैं, तो कई लोगों ने डिमांड रखी कि सरकार से बात करके कोई कब्रिस्तान की ज़मीन अलॉट हो, या कुछ इस तरह का व्यवस्था हो, ताकि लोगों को कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपने घर के किसी भी परिवार के सदस्य की अगर डेथ होती है तो उसको दफन करने का, और एक ठीक ठाक लोकेशन पे मौका मिले। मैंने ये बात, तदफीन कमेटी एक है लखनऊ की, ज़मानत अली साहब शायद उसके सेक्रेटरी वगैरह हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद है। मैंने, उन्होंने बात मुझे रिटर्न में दी, तो मैंने ये बात सर के सामने रखी, राजनाथ साहब के सामने, और उनको मैंने बताया कि हमारी जो शिया कम्युनिटी की जो ज़मीनें हैं लखनऊ के अंदर, वो कुछ तो वक्फ में है, कुछ हुसैनाबाद ट्रस्ट में है। एक ज़मीन का मुझे तदफीन कमेटी के कुछ लोगों ने बताया कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की एक ज़मीन है गारवाली करबला, वो लगभग 10-12 एकड़ का, शायद मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं याद है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, चारों तरफ से बाउंड्री है, कई जगह बाउंड्री टूटी है, लोगों ने बताया कि वहाँ पे लीगल कब्जे भी हो रहे हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, लगभग फ्री, मतलब खाली पड़ी, कोई यूज़ नहीं हो रहा है उसका। तो उसके लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि अगर हुसैनाबाद ट्रस्ट से इसका लैंड यूज़ बदल जाए, क्योंकि वो हुसैनाबाद ट्रस्ट में ज़मीन जहाँ से भी आई वो शिया कम्युनिटी के लिए डोनेट हुई, और उसी पर्पज़ से वो यूज़ हो रही है, और उसी पर्पज़ से ही आपको देना भी है, कुछ ऐसा नहीं कुछ अलग होने जा रहा उसका। तो अगर केवल उसका लैंड यूज़ चेंज हो सकता हो, अगर गवर्नमेंट के पास ये रूल्स हों, रेगुलेशंस हों, तो कर दे, और वो शिया कम्युनिटी के लिए ही ट्रस्ट के माध्यम से इस्तेमाल हो, जिसमें किसी का दखल भी नहीं है, और वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। तो एक तो लोगों को मेन सिटी में एक अच्छी खासी लैंड मिल जाएगी, उसको एज ए कब्रिस्तान लोग 50 साल तक यूज़ करेंगे, और कम से कम ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और जो पैसे की कमी की वजह से कई बार बहुत परेशान होते हैं। तो इस पर खैर उन्होंने कार्रवाई भी करी, और मेरी जानकारी में आया है कि उसका जो है शासन स्तर पे कुछ लेटर्स वगैरह जारी हुए हैं। अभी काम पूरी तरह तो शायद नहीं हुआ है, लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी और पूरा समाज इस बात पे एक राय हो, और लोग करना चाहें, तो सामने आएँ, लिखें, सरकार को मेल करें, पीएम साहब को लिखें, सीएम साहब को लिखें, सांसद महोदय को लिखें। ये जो लोग लिखेंगे, ईमेल करेंगे, लेटर्स लिखेंगे, तो ज़रूर उनकी बात सुनी जाएगी। सरकार तो है पब्लिक के लिए, फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक। तो जब सरकार है उनके लिए, उनके द्वारा बनाई हुई, तो ज़रूर काम करेगी, बस आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो मेरे हिस्से का जो काम था मैंने कर दिया। अब पब्लिक अगर सामने आके इस बात को रखती है, सामने सपोर्ट करती है, तो इंशाल्लाह काम होगा ज़रूर। पब्लिक को बिल्कुल आएगी और आना चाहिए, क्योंकि मरना तो सभी को है, हम सबको ही जाना है, और दफन भी होना ही है। तो उसके लिए लखनऊ में जिस तरह से माशाल्लाह से आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसमें जगह की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो पब्लिक को आना चाहिए, आपके साथ जुड़ना चाहिए, और जुड़ करके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। वफ़ा भाई, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि आप एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन पे वर्क, आपके एक यूनिवर्सिटी की बात अभी कर रहे थे कि उसकी स्थापना की बात हो रही है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम इंटरनेशनल, आई थिंक शायद ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में बताइए, इसकी स्थापना आप कैसे करना है, इस पर आप राजनाथ सिंह जी से क्या इस मैटर पे भी बात हुई आपकी? एक जो लखनऊ के और कुछ बाहर के, ऐसे बाहर के मतलब इंडिया के अपने प्रोफेसर्स, कुछ रिटायर्ड वीसीज, और कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे हम लोग की मीटिंग होती रहती थी।
तो काफ़ी लोगों ने एक डिमांड रखी कि सरकार का फोकस है कि एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए और बड़े पैमाने पे लोगों के लिए सस्ती एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन मुहैया हो। तो काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, तो एक थॉट ये निकल के आया कि एक यूनिवर्सिटी लखनऊ में और इस्टेब्लिश हो। वैसे तो ऑलरेडी लखनऊ में यूनिवर्सिटीज़ हैं कई सारी, सरकारी भी है, प्राइवेट भी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि शहर काफ़ी बड़ा है और शहर के 4 कोनों से अगर आप देखें, हरदोई रोड, सीतापुर रोड, कानपुर रोड, तो एक दूसरी जगहों पहुंचना थोड़ा टफ़ है, मुश्किल है, लंबा सफ़र होता है। तो लोगों ने कहा कि आप जो है माननीय रक्षा मंत्री से बात करो इस बारे में कि अगर वो इस बारे में मदद करें तो एक यूनिवर्सिटी और इस्टेब्लिश की जाए। तो सोसाइटी के लोग उसमें करने को तैयार हैं, मिलके सारे सामने आने को रेडी थे। तो मैंने उनकी बात रखी है वहाँ पर, और लोगों ने एक नाम प्रपोज़ किया था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनसे डिस्कस भी किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि लखनऊ में लैंड की प्रॉब्लम है, और एक वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ लाए थे, शायद आपको पता होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ में इस्टेब्लिश एक ब्रांच हो रही थी, बट उसके लिए जितनी लैंड चाहिए थी वो एक साथ नहीं मिल पाई। अब वो यूनिवर्सिटी इस समय उन्नाव और लखनऊ बॉर्डर पे इस्टेब्लिश हो रही है। मेरे ख्याल से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे 1-2-4 महीने के अंदर। काफ़ी 350 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे कर सकते हो, सारे नॉर्म्स वगैरह उसके देखो। और मैं भी जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ HRD से और बाकी सोर्सेज से जो भी आपके बेस्ट हेल्प हो पाएगी अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हम लोग करेंगे। और एजुकेशन के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी सपना है कि इंडिया एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़े। और इंडिया क्या, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी मकान हो, कोई फैमिली हो, कोई तबका हो, शहर हो, बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हो लोगों के पास, अच्छा है। तो एक जो टीम हम लोगों के पास बनी है और उसमें लोग और ऐड हो रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि अगर हम ऐसी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर पाते हैं आने वाले टाइम में, तो उसमें कम कॉस्ट पे हाई एजुकेशन दी जाए। अभी प्राइमरी स्टेज पे कह सकते हैं आप इसको, बट डिस्कशन चल रहे हैं सर की तरफ से भी। उन्होंने भी एक पॉजिटिव अप्रोच दिया है इसके ऊपर, और आगे हम लोग इस पे काम करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे और फिर आपके सामने आएंगी चीज़ें। इस यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? फॉर्मेट तो एज़ पर इंडियन लॉ, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं जिस तरह से, वही सेम फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट तो कोई स्पेशल नहीं हो सकता, बट उसमें हम लोग अभी तो देखिए कुछ बताना बहुत जल्दबाजी होगी, पूरी टीम है बहुत बड़ी, तो बहुत जल्दी बोलना और बहुत सारी बातों को एकदम से कह देना शायद ठीक नहीं रहेगा। आप मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे और हायर एजुकेशन, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट हो और हायर एजुकेशन विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अगर किसी गरीब का बच्चा भी जा रहा है तो उसको लगना चाहिए कि मैं किसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। ऐसा सोच है, बट अभी ये सोच के लेवल पे है, अभी ज़मीनी स्तर पे आना है। इसमें क्या सिर्फ दुनियावी तालीम होगी या और भी हर रिलीजियस से? देखिए, रिलीजियस तालीम के बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं हो, तो धर्मगुरु बोलें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी तो अभी तक जो हम लोग का विज़न है प्योरली दुनियावी तालीम के ऊपर होगी, और सबके लिए वेलकम होगा इसके अंदर, सब धर्म सबके लिए वेलकम होगा। जहाँ तक दीनी तालीम की बात है तो वो मेरा पार्ट नहीं है, वो मौलाना बेहतर बता सकते हैं आपको। नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी में कुछ पार्ट ऐसा रहेगा, मतलब एक खाली एक रिलीजन से नहीं, मतलब सभी रिलीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा, जो अभी तो प्राइमरी स्टेज की बात है, तो अभी तो हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा है कुछ कि इसमें रिलीजियस पार्ट भी रहेगा। हाँ, अगर इसमें आगे चल के कोई रिसर्च करना चाहता है, रिसर्च स्कॉलर है, तो वो रिसर्च कर सकता है अरबी पे, फ़ारसी पे, संस्कृत पे, किसी भी धर्म के बारे में। तो वो तो हर जगह होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, वो यहाँ भी रहेगा। बट अभी आगे चीज़ें आएंगी सामने, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। अच्छा, अंबर फाउंडेशन, अभी मुझे पता चला है कि अंबर फाउंडेशन कुछ वैन, हेल्थ से रिलेटेड वैन, मोबाइल वैन, ये इसका क्या? ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग एक कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने राजनाथ सिंह साहब से भी बात किया, सर ने भी उस पर बड़ा पॉजिटिव अप्रोच दिया कि बहुत अच्छा काम है, होना चाहिए। और स्पेशली गरीबों को बहुत ज़रूरत है कि किसी तरीके से उनको मेडिकल में जितना सपोर्ट हो पाए। सरकार भी अपना काम कर रही है, मुझे लगता है कि सोसाइटी के वो सभी लोग जो कर सकते हों, आप भी और आपके थ्रू जितने भी लोग देख रहे हों, देखिए मदद किसी भी स्तर की हो, एक आदमी की हो चाहे 1000 आदमी की हो, वो सब बराबरी मानता हूँ मैं उसको, और करनी चाहिए। तो एक ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको भी थोड़ा सा अभी प्राइमरी स्टेज में है, तो बहुत डिटेल अभी बोलना नहीं ठीक है, मैं दोबारा आपसे बात करूँगा। मोटा मोटा भी समझिए कि हम लोग 40,000 पर्सनस, 40,000 लोगों को हर साल एक ठीक ठाक मेडिकल सपोर्ट मुहैया कराएंगे, जो उनके लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट रखता होगा, बट हम हमारी तरफ से उसको फ्री होगा। उसकी पूरी टीम काम कर रही है, कैसे हम लोग अपनी कॉस्ट कटिंग करें, मैं जल्दी सामने लाऊंगा। लेकिन वो अच्छी खासी तादाद होगी। अगर हम लोग 40,000 लोग हर साल हेल्प कर रहे हैं और उसमें से कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें, भले 100, 50, 200, तो वही एक
ऊपर वाले की राह में खिदमत होगी, कुछ ज़िंदगी का बच जाए तो। वाह भाई, एक चीज़ बहुत सवाल बहुत आप जिस तरह से माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और राजनाथ सिंह जी के साथ आपके बहुत अच्छे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो लोगों का एक सवाल है कि भाई आप वफा साहब जो हैं वो बीजेपी से मिल करके काम कर रहे हैं और बीजेपी के वो भी एक मेंबर हो गए हैं और वो आगे टिकट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं। तो ये सब जो जो बातें गॉसिप चल रही हैं फील्ड में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बीजेपी का मेंबर तो खैर मैं हूँ, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। पीछे कभी कैंपेन चला था कि 1000 मेंबर आपको बनाने हैं, नहीं 100 मेंबर बनाने हैं। तो मैंने बहुत एक लिमिटेड सर्किल में कुछ लोगों को दिया कि भाई मेरा भी मेंबर बन जाओ। तो करीब 1200-1300 मेंबर मेरे आधे घंटे या मेरे ख्याल 2 घंटे के अंदर 1200 मेंबर बन गए थे। तो फिर खैर मैं उसका एक्टिव मेंबर भी बना, वो एक 100 रुपये की रसीद कटा के। तो उसमें कोई नहीं छुपाने वाली ज़रूरत भी नहीं है मुझे कहने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि लोगों की मदद ना हो, इसलिए आप चाहते हैं कि आप इससे ना जुड़ो, आप उससे ना जुड़ो। आप आखिर इस बात को महसूस करिए कि मैं अगर आपको डेटा दे रहा हूँ, 25,000 चश्मे, 2,000 ऑपरेशन, 300 लड़कियों की हर साल पढ़ाई, 1,000 बच्चों को स्कॉलरशिप, ब्लड डोनेशन कैंप, और भी बहुत सारी तो याद करने पड़ेंगे मुझे कई सारे। तो मोटा मोटा समझिए कि 30-35 हज़ार लोगों की अगर एवरी ईयर हेल्प हो रही है ज़मीनी स्तर पे, तो क्या इसमें कौन सी ऐसी बुराई है कि नहीं होनी चाहिए? तो सिर्फ एक मिथ के बिना पे कि ये पार्टी ख़राब है, वो पार्टी अच्छी है, वो पार्टी ख़राब है, वो पार्टी अच्छी है, सिर्फ एक मिथ के बिना पे हम ज़िंदगी के 5 साल काट देते हैं। और हम सरकार आ जाती है, फिर हम कहते हैं 5 साल बाद उसको जिता के लाएंगे। तो ये ज़िंदगी के, देखिए, एनर्जी एंड टाइम, 2 ही चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उस सपने के पीछे जो कभी पूरा नहीं होगा आपका। अगर पूरा हुआ होता तो आज इन लोगों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत ना होती। भाई बीजेपी तो अभी 10 साल से है स्टेट में, 7 साल हुए, सेंटर में 10 साल से, काफ़ी सालों के बाद आई है। उसके पहले बहुत सरकारें नहीं बीच में। लेकिन अगर आज भी आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, आज भी आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आज भी आपको कलेक्टर बिटिया में बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं आप, और आपके सोसाइटी में लोगों को दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कि बाकी लोगों ने ठीक से काम नहीं किया है। आपको हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स पे प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ आप वन साइडेड बैठ के सोचें, अपनी बात करें। आप इस लेवल के लोग तो बनिए कि आप अपनी बात रख पाइए जाके कहीं पे। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो इस बात का सिर्फ विरोध करते हैं, उन्होंने सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पे क्या किया? मेरे सवाल का लोग बुरा ना माने, क्योंकि मैं ये उन लोगों से पूछूं जिन्होंने कुछ नहीं किया। वो तादाद बहुत बड़ी है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो तादाद बहुत छोटी है। सिर्फ सवाल उठाते रहना एक दूसरे के ऊपर कि वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इससे क्या मिलेगा आपको? और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो आपने बोला चुनाव लड़ने की बात, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी जो सोच है वो ये है, एक लाइन है कि दुनिया भरी पड़ी है सिकंदरों की राख से, तो कितने सिकंदर आए और चले गए। इतिहास की एक किताब उठाइए, उसमें 1000 साल का इतिहास मिल जाता है 100 पन्नों के अंदर। उन 1000 सालों में कितने बड़े बड़े नाम अपने ज़माने के रहे होंगे। तो ये पैसा, प्रतिष्ठा, पद, शोहरत, ये सब थोड़े दिन की होती है। ये केवल एक उस टाइम जोन के लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत आगे बढ़ गया, उसके बाद टाइम ख़त्म, सिर्फ एक नाम छपता है छोटा सा कहीं किसी किताब में इतिहास की। तो कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। मतलब इस बात का है कि आपने कितने बच्चों की ज़िंदगी में मदद करी, कितने आप बच्चियों को पढ़ा के उनके सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा पाए, कितने लोगों का आपने कॉन्फिडेंस नहीं टूटने दिया, कितने लोगों की जान बचाने की तरफ शायद आप कोशिश कर पाए कि जो बिना इलाज के मर जाते, कितने लोगों की आप किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए मुझे लगता है। तो हम लोग उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल सेगमेंट मेरा एक छोटा सा पार्ट है। उस पार्ट की वजह से अगर हम 1000 लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भी आना चाहिए और मेरे साथ तो आना ही चाहिए कम से कम। बाकी आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरा ये मानना है कि हमको वो पसंद होना चाहिए जहाँ से हम लोगों की हेल्प कर पाएँ। क्योंकि अगर आपको कुछ लोगों से प्रॉब्लम है तो आप मुझे उन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने इस पैमाने पे काम किया हो, दूसरी पार्टियों के साथ मिलके, दूसरे लोगों के साथ मिलके। किसी ने आप नाम बताइए कुछ मुझे, अगर आपको याद हो तो ऐसा नाम बताइए जिसने 10,000, 20,000, 25,000 लोगों की मदद एक साल में की हो और किसी पार्टी से जुड़ा हो। नहीं की है क्योंकि नाम नहीं मिलते फिंगर टिप पे, नाम याद नहीं आते, बहुत याद करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, शायद कोई नाम सामने आए। इसका मतलब है कि काम नहीं हुआ है। काम होना चाहिए, सबसे ज़रूर बुनियादी चीज़ है।
पूरे समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, सिख, ईसाई, कोई, हर वो इंसान जो ज़रूरतमंद है उसको आगे बढ़ने का अधिकार है। उसको वो अधिकार देने में अगर हम लोग किसी को भी ज्वाइन करके कोई भी हेल्प कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी का रास्ता बनाने में कोशिश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। फिर इसमें सवाल नहीं पूछने चाहिए बिना बात। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने की। और जब हमें कुछ करना होता है तो हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन हमें वही बात आ रही है, अगर हमें कुछ नहीं करना है तो सवाल क्वेश्चन रेज करने में ही वक्त गुजार देते हैं सब। और बात करें अगर किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, या तो हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने सुविधाएं देती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम उस चीज़ को ले सकें। तो जहाँ तक मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपने इस वक्त जो बीजेपी ने जो सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया कराई हैं, और अवेयरनेस न होने की वजह से वो उन तक नहीं पहुँच पाई हैं, बहुत सी ऐसी हैं, तो उसमें आपने काफ़ी मदद किया है लोगों की। तो उसको और किस तरह से आप पहुंचाना चाहते हैं? आखिरी सवाल। बस कोशिशें हमारी देखिए लगातार जारी रहेंगी। लगातार हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब इलेक्शन चल रहा था तो उस समय लोगों ने कहा, और आपसे भी कहा होगा और बहुत जगह सुनने में आया कि ये काम सिर्फ इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग इलेक्शन को ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास, 8-10 महीने तो हो रहे हैं, तो आज भी काम जारी है। और प्लस मैं आपको आगे 5 साल का मिशन ही बता रहा हूँ कि 5 साल हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो अगर हम काम कर रहे हैं और आपको मिशन बता रहे हैं और हम एक्टिव हैं सोसाइटी के अंदर, हमारे फेसबुक पे जो लोग नहीं हो जाके देख सकते हैं कि पिछले हम लोगों ने इलेक्शन के बाद क्या किया। तो कम से कम अब उन लोगों को ये बात तो नहीं करना चाहिए कि ये सब इलेक्शन तक था, बात ख़त्म। तो काम चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी नीयत है काम करने की, प्राइमरी मकसद है लोगों की मदद करना और काम करना। आगे के जो हमारे मिशन से मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आगे भी हम लोग दोबारा बैठेंगे, फिर से इस बारे में डिटेल बात करेंगे। और मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला पाएँ तो उससे बड़ा मुझे लगता है कि अच्छा काम या सवाब का काम नहीं हो सकता है। और सबको किसी ना किसी दिन ऊपर जाना है, तो हम लोग कभी ऊपर जाएँ तो ऊपर वाले को मुँह दिखा सकें कि कोई मुझसे पूछे तो मैं तो बता पाऊँगा ना कि मैंने ये करा, इतने बच्चों की हेल्प करी, इतने बच्चों का सपोर्ट करा और सबके सपोर्ट से मैंने ये काम करा। लेकिन जो लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ वो क्या कहेंगे कि मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ सवाल पूछे, मैंने सिर्फ बीजेपी और ये सब किया, या मैंने कुछ काम भी करा। तो मैं सब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ काम पे फोकस करिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। आपके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम और उस ग्रीवेंसेस को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे उठाइए। ये फेसबुक और इधर उधर और पान की दुकान से कोई मतलब नहीं, ना कोई आपकी बात सुनेगा, ना आपकी बात कहीं सुनी जाने लायक है। तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आइए, बात रखिए, आपकी बात सरकार भी सुनेगी और सब सुनेंगे। और इंशाल्लाह आने वाला इंडिया बहुत अच्छा है, अपनी जगह बनाइए उसके अंदर और पूरी सोसाइटी को डेवलप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको, आपने हयात टाइम्स विज़न HTV को इतना वक्त दिया। व्यूअर्स, फेस टू फेस विद में हमारे इस प्रोग्राम में जो आज सेकंड एपिसोड था, वफा अब्बास साहब के साथ हम बात कर रहे थे। तो आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी? और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो आप ज़रूरी समझते हैं, तो आप मुझे वो मैसेज कमेंट करें। मैं अगला प्रोग्राम वफा भाई के साथ फिर से करूँगा और उन चीज़ को फिर से दोबारा उस सवालात के जवाब डायरेक्ट वफा भाई से, यानी फेस टू फेस विद में ही आपके सामने रखूँगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? और इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा ताकि अंबर फाउंडेशन की जो आगे की जो विज़न है, जो उनकी कोशिशें हैं, वो लोगों तक पहुँचें। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो वफा अब्बास साहब से आकर के मुलाकात करें, अंबर फाउंडेशन में आकर के मिलें, चाहे वो एजुकेशन की लाइन में हो या हेल्थ की लाइन में हो, ज़रूरत किसी को है तो वो हयात टाइम्स विज़न से भी कांटेक्ट कर सकता है और वफा अब्बास साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया।